नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय वर्ण बोध के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। इन्हीं वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। हम यह भी समझेंगे कि वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखने से वर्णमाला बनती है। इस अध्याय में आप स्वर और व्यंजन, उनके भेद, ह्रस्व और दीर्घ स्वर, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग तथा संयुक्त और द्वित्व व्यंजन के बारे में सीखेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि स्वरों के बदले हुए रूपों को मात्राएं कहते हैं और उनका सही प्रयोग कैसे किया जाता है। अध्याय 2 वर्ण बोध। प्राचीन काल में मनुष्य ध्वनियों के द्वारा अपने विचार प्रकट करता था, लेकिन वह अपने अनुभव व विचार आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचाना चाहता था। तब उसने प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए लिपि चिन्ह बनाए, जिनके द्वारा हमने अपनी ध्वनियों को लिखित रूप दिया। ये लिपि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं, जैसे किताब, ठेला, मोर। यहाँ किताब, ठेला व मोर बोलने पर निम्नलिखित ध्वनियाँ निकली। कैसे कैसे? जैसे कै, ई, ते, आ, बे, ए। कितनी ध्वनियाँ हो गई? 6 ध्वनियाँ। थे, ए, ले, आ, 4 ध्वनियाँ। मैं, ओ, रे, ए, 4 ध्वनियाँ। ये छोटी छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हीं ध्वनियों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं तथा शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णमाला। जब किसी भाषा के वर्णों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो यह व्यवस्थित क्रमबद्ध वर्ण समूह वर्णमाला कहलाता है। मतलब जो हमारे वर्ण होते हैं उनका एक निश्चित क्रम होता है, तो वो जो निश्चित क्रम होता है, वो समूह जो होता है, वर्ण समूह, वो वर्णमाला कहलाता है। किसी भाषा के वर्णों के एक निश्चित क्रम में आए समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। ए स्वर, स्वर और व्यंजन 2 भागों में बटे हुए हैं। ये स्वर होते हैं ए, आ, ई, उ, रो, ए, ओ, औ, अंग, अह, अंग। व्यंजन कै वर्ग, कै, खे, गे, घे, अंग, अंगा। अंगा खाली बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका जैसे कैसे कबूतर, कैसे ऐसे इसमें कुछ नहीं होता, तो अंगा खाली। च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया खाली, इया की साउंड आती है इसमें। ट वर्ग, टे, ठे, डे, ढे, अणे। ते वर्ग, ते, थे, दे, धे, ने। पै वर्ग, पे, फे, बे, भे, मैं। ये, रे, ले, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये श, से है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श्रय, क्ष, त्रय, ज्ञ संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ढ, ढ उपक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, उपिशप्त व्यंजन कहलाते हैं। ज, फ, इनमें ये जो साइड में बिंदी लगी हुई है, ज और फ जो ऊपर लिखे हैं, हमने पढ़े हैं, इनमें साइड में बिंदी लगी हुई है, ये आगत व्यंजन कहलाते हैं। आगत व्यंजन जो किसी अन्य भाषा से, अरबी, फारसी, इनसे जो वर्ण आए हैं उनमें लगाते हैं इसको। और ये जो नुक्ता वाले जो वर्ण हैं वो उन्हीं भाषा के शब्दों में यूज़ होते हैं, जैसे अंग्रेजी, फारसी, अरबी, 3 भाषा में। तो इसलिए इनको आगत व्यंजन कहा जाता है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर ये वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती तथा सांस बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं, जो इस प्रकार है। ए, आ, ई, उ, र, ए, ओ, औ। स्वर के भेद।
उच्चारण करते समय लगने वाले समय के अनुसार स्वर को दो भागों में बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, ए, ई, उ, रो। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। स्वर अंग्रेजी भाषा के शुद्ध उच्चारण के लिए व्युत्पन्न किया गया है, इसलिए इसे आगत स्वर कहते हैं। जैसे वो आगत व्यंजन थे, ये आगत स्वर है। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर, हॉल, कॉफ़ी, और उनका करते हैं अरबी और फारसी में, जो ऊपर हमने नुक्ता वाले शब्द पढ़े थे। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन कहलाते हैं। सभी व्यंजन को बोलने के लिए ए स्वर का प्रयोग किया जाता है, मतलब ए की साउंड सभी में होती है, सभी व्यंजन में। स्वरों के बिना व्यंजन को लिखते समय उनके नीचे हलंत, ये साइड में, इसका प्रयोग किया जाता है। क से है तक संख्या में 35 व्यंजन वर्णमाला में है, 35 है ये, और सभी में ए की साउंड होती है। मतलब जो व्यंजन बोले जाते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर में सब में ए की साउंड होती है, और बाकी जो है अपने स्वर सबकी मात्रा होती है, ए की कोई मात्रा नहीं होती। ये भी हमने ऊपर पढ़े थे, के, खे, गे, गे, अंगा खाली, चे, छे, जे, जे, इया खाली, टे, ठे, डे, ढे, अणे, ढ़े, ढे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, मैं, ये, रे, ले, वे, शे, से है। डे और ढे व्यंजन कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते, जैसे लड़का, कपड़ा, सड़ना, बूढ़ा, दाढ़ी, पढ़ाई आदि। सभी व्यंजन ए स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अयोगवा हिंदी में 11 स्वरों 35 व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो न तो स्वर हैं न व्यंजन है। ये वर्ण अयोगवा कहलाते हैं। इन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है। इनकी संख्या 3 है, अनुस्वार, ए पे अंकी बिंदी, अनुनासिक, चंद्र बिंदी, मतलब चंद्र बिंदी, अंकी बिंदी, और विसर्ग, ये 2 बिंदी, किसी भी उस पर यूज़ हो सकते हैं। ये बिंदी और आगे 2 बिंदी, विसर्ग कहते हैं इनको, और चंद्र बिंदु कहते हैं इसको। इनका उच्चारण भी व्यंजनों की तरह स्वरों की सहायता से होता है। जैसे अनुस्वार, बिंदी को अनुस्वार कहते हैं, इसका चिन्ह ये बिंदु है। इसे व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। हिंदी के शब्दों में अनुस्वार शब्दांत में तथा शब्द के मध्य में आता है, जैसे पंख, एवं, झंडा, स्वयं आदि। एह को विसर्ग कहते हैं, मतलब इन 2 बिंदु को, और इनका उच्चारण चिन्ह है के रूप है व्यंजन के रूप में किया जाता है। इसका चिन्ह ये 2 बिंदी है, यह व्यंजन के आगे लगता है, जैसे नमः है, प्रातः है, दुख है। अनुनासिक जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसका जो चिन्ह है वो इस तरह से है, जिसको चंद्र बिंदु कहते हैं। इसे भी व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे गांव, चांद, हंसना, आंख आदि। स्मरण बोध संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें 2 व्यंजन यूज होते हैं, जैसे क और क्ष। क्ष बन गया क, श, आ, कक्षा। त और र, त्र। मित्र, मित्र का जब यदि विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद, तो मैं, ई, त, र, मित्र। ज्य, ञ, थोड़ी सी साउंड ऐसी आती है इसमें, ज्ञ। ज्य प्लस ञ, अ प्लस नी, ज्ञानी। श, र, श्र, श, र, मी, कै, शौमिक। द्वित्व व्यंजन जब समान व्यंजन ध्वनि का मेल होता है, समान व्यंजन मतलब सेम व्यंजन का मेल होता है, तो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे कै और कै, ये स्वर रहित है, इसमें हलंत लगाया हुआ है नीचे, और दूसरा कै में स्वर है, तो जो स्वर रहित है उसको हाफ कर दिया, दूसरा पूरा। मक्का, मैं, चम्मच। ट, मिट्टी, जिसमें नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब वो स्वर रहित है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हर व्यंजन में स्वर की साउंड होती है, फिर यदि उसको स्वर रहित लिखना होता है तो उसमें नीचे हलंत लगा देते हैं। व्यंजन आपस में कई प्रकार से जुड़ते हैं। जिन व्यंजनों के अंत में पाई होती है, जो ऐसे वाला लाइन होती है, उसको पाई कहते हैं।
जो सीधी लाइन की तरह जो स्ट्रेट खड़ी, एक तरह से खड़ी पाई, ये मान लीजिए आप इसको। तो उसमें इस तरह से करते हैं जैसे गौ न, फिर ग को उसकी खड़ी पाई हटा दी, लग्न हो गया। सैत है, खड़ी पाई हटा दी। छ खड़ी पाई हटा दी। न ये खड़ी पाई हटा दी। तो इस तरह से मिलते हैं आपस में। जिनमें खड़ी पाई होती है उनकी खड़ी पाई हटा दी जाती है, तो उससे वो हाफ बन जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, मैं आधा छर है, तो आधा छ का मतलब उसकी खड़ी पाई हटा दी। तो लग्न, नमस्ते, मच्छर, कन्या। जिन व्यंजनों के बीच में पाई होती है उन्हें दूसरे व्यंजन से जोड़ते समय इनका पाई के बाद का मुड़ा हुआ भाग हटा दिया जाता है। जैसे कै के बीच में पाई है, इधर और इधर, ठीक है, बीच में इसमें ये खड़ी लाइन है, तो क्या, बाद वाला पार्ट हटा दिया। क्यारी, फैट है, बाद वाला पार्ट हट गया। लिफ्ट, केक है, मक्खन, फैत है, रफ्तार। जिन व्यंजन में कोई पाई नहीं होती उन्हें दूसरे व्यंजन से जोड़ते समय नीचे हलंत चिन्ह हटा दिया जाता है। मतलब जो उसमें साउंड होती है स्वर की, उसको हटा दिया जाता है। जैसे डेड है, अब इसमें कोई पाई नहीं है डे में, तो बुढ़ा, सॉरी, हटा नहीं दिया जाता, लगा दिया जाता है। अभी हम मानते हैं कि सब में एक ही साउंड होती है, तो उसमें ये लगा देते हैं कि हमने इसकी एक ही साउंड हटा दी। बुढ़ा, टठ इकट्ठा, दैय विद्यार्थी, है मैं, ब्रह्मा। जब एक ही व्यंजन दो बार आता है तो पहली बार स्वर रहित और दूसरी बार स्वर सहित, तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। मतलब पहली बार स्वर रहित जिसमें यह हलंत लग रहा है, दूसरी बार स्वर रहित, स्वर सहित। तो जो स्वर रहित है उसमें यह हलंत लग रहा है, समझो उसकी हम वो हटा देते हैं। बच्चा में तो उसका हमने पाई हटा दी, अब ये वाला इसमें पाई तो है नहीं, तो इसमें ये हलंत लगा देंगे। कै में पाई है तो पाई हटा दी, टे में पाई नहीं है तो हलंत लगा दिया। तो ये समझ में आ गया अब आपको। क्यावर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग के अंत में आने वाले वर्ण उंग, ञ, ण, न, मैं पंचम वर्ण कहलाते हैं। मतलब जो लास्ट में आते हैं वो पंचम वर्ण। ये वर्ण जब स्वर रहित होते हैं, इनके बाद कोई उसी वर्ग का दूसरा व्यंजन आता है, तब ये अपने से पहले वाले व्यंजन के ऊपर अनुस्वार के रूप में लग जाते हैं। मतलब जो दूसरा वर्ण आता है उससे पहले वाले, जैसे अंग, इसमें औ अंग गया आया, तो अब इसको हमें इस बिंदी के रूप में लग गया ये। खंड, अणे, जो ये वाली है पांचवा वर्ण, कैक है, नीचे तीसरी वाली लाइन का जो फिफ्थ वर्ण है, ऊपर बिंदी के रूप में। चुंबक, कंगा, बंदर। जब पंचम वर्ण किसी अन्य वर्ण के वर्ग वर्णों में या उसी वर्ण से जुड़ते हैं, तब इनका प्रयोग अनुस्वार के रूप में नहीं होता, फिर उसको ऐसे ही लिखते हैं। वही पाई वाले हैं तो पाई हट जाती है उनकी, और जिसमें पाई नहीं है, इसमें भी पाई है। इनमें जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं सब में पाई है। अम्ल, कन्या, अन्न, अक्षुक्षण, अक्षुण, सम्मान। इस रूप में वर्ण संयुक्त व द्वित व्यंजन कहलाते हैं। मात्राएं, स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, मूल रूप में तथा मात्रा के रूप में। जब इन्हें व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो इनका स्वरूप बदल जाता है। स्वरूप के बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती, यह व्यंजन में पहले से मिला होता है। जैसे कै, ए, मतलब हर व्यंजन में इसकी साउंड होती है और इसकी कोई मात्रा नहीं होती। स्वर को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। जैसे ए कोई मात्रा नहीं, अमर, अमन, कमल, कम। आ की मात्रा, आज, आसमान, काला, काम। ये मूल रूप में लिखे हैं यहाँ पर अपने। ई, इधर, इसका। और जब व्यंजन के साथ यूज हो रहा है, किसान, किधर। बड़ी, ईमानदार, ईंख। व्यंजन के साथ कीमत, कील, मात्रा के रूप में जब यूज हो रहे हैं। ऊ, उल्लू। उधर, कुसुम, कुल। बढ़ाऊ, ऊंट, ऊद बिलाऊ, कुबड़, कूप। रौ, ऋषि, ऋतु, कृषक, कृत। ए, एड़ी, एकड़, केवट, केरल। ऐ, ऐसा, ऐनक, कैदी, कैसा। ओ, ओस, ओखली, कोट, कोमल। औ, और, औरत, कौर, कौन। रै वर्ण का संयुक्त व्यंजन में प्रयोग। रै, जो ये वाला
कोई अलग अलग तरह से लगता है, अलग अलग वर्ण पर, व्यंजन पर। र से पहले स्वर रहित पाई वाला व्यंजन कै, फै या है आ जाए तो र उसके नीचे पदेन के रूप में जोड़ दिया जाता है, जैसे ग्रह। ठीक है, पाई वाला आ जाए तो र उसके साथ ऐसे जोड़ दिया, जैसे ग्रह। ग्रह को हमने वर्ण विच्छेद किया, ग र या हलंत इससे लगाए क्योंकि इसमें हम स्वर नहीं लिख रहे हैं, ए नहीं लिख रहे हैं, ग र है। अब र को जब एक साथ इन शब्द बनाना है तो खड़ी पाई के नीचे जोड़ दिया। नीचे की गोलाई वाले वर्णों में, जिसमें नीचे गोलाई होती है, जैसे डे और टे के साथ र को इस चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है, जैसे डे रे एम है, ड्रम। जब र को किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे आगे आने वाले वर्ण के ऊपर इस तरह से ये वाले चिन्ह के रूप में लगाया जाता है, उससे पहले बोला पहले जाता है, जैसे शर्म, शर्म, गर्भ, गर्भ। इस तरह से जो साउंड है वो पहले आ रही है लेकिन लगाया गया है नेक्स्ट के ऊपर। यद्यपि श भी खड़ी पाई वाला व्यंजन है, परंतु श प्लस र को इस तरह से लिखा जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि पाई में जोड़ा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के एक निश्चित क्रम में आए समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी में कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जो न तो स्वर है न ही व्यंजन है। ड़ और है व्यंजन कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते। ए अंक को अनुस्वार और अंक को अनुनासिक, एह को विसर्ग बोलते हैं। श, त्र, ग तथा श्र, च, त्र, ग तथा श्र संयुक्त व्यंजन होते हैं। स्वर को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। बच्चों, यह अध्याय आपको शुद्ध उच्चारण, सही वर्तनी और सुंदर लेखन में निपुण बनाएगा। आइए अब पूरे मन से इस रोचक पाठ की शुरुआत करें। शुभ अध्ययन।